जब आप सैलरी की स्टार्टिंग करते हो तो लिखते हो, एक स्टार्टिंग वे में मैं आपको समझाता हूं। आप लिखते हैं ऐसे, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या लिखते हो आप? फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। ठीक, आप यहां लिखते हो। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया था कि लिखते हैं बेटा आप बेसिक सैलरी। क्यों? जितने भी टैक्सेबल टर्म्स हैं आप लिखते हो, यहाँ पे लिखते हो कि नहीं लिखते हो बताओ? बेसिक सैलरी। और फिर मैंने आपसे कहा कि आप यहाँ लिखते हो बोनस, जो कि फुली टैक्सेबल पार्ट्स हैं। जो भी आपने, आपके एम्प्लॉयर ने आपको कमीशन दिया, या जितने भी मतलब कोई बकाया एरियस पहले का था आपको मिला, या फिर यदि आपने कोई एडवांस सैलरी ली, जितना भी था वो टैक्सेबल किया। अब इसके बाद नंबर आता है जितने भी फुली टैक्सेबल अलाउंस होते हैं, इनका नंबर आता है। फुली टैक्सेबल अलाउंस मैंने आपसे बताया कि जितने भी अलाउंस फुली टैक्सेबल होंगे आप इनको क्या करते हो, इनके अंदर लिख देते हो। तो फुली टैक्सेबल अलाउंस आपको जानना होगा कि कौन कौन से फुली टैक्सेबल अलाउंस है। ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि फुली टैक्सेबल अलाउंस कौन कौन से हैं। इसके बाद नंबर आता है कि जितने भी पार्टली टैक्सेबल अलाउंस होते हैं, जितने भी पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, मतलब कि सबसे पहला नाम हमने आपको दिया कि हाउस रेंट अलाउंस पार्टली टैक्सेबल होता है। अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13 का क्लास ए होता है कि ये आपका अंडर सेक्शन 10 13 ए के अकॉर्डिंग, ये ब्रैकेट आप हटा दो, यहाँ पे 10 13 ए के अकॉर्डिंग ये पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जेम्प्टेड में पहला अलाउंस ऐसा है। ठीक है, बताइए। तो देखो, फुली टैक्सेबल अलाउंस के विषय में पिछली क्लास चली थी, मैं फिर से आपको रिवाइज दे दूंगा फुली टैक्सेबल अलाउंस के लिए। लेकिन जो पार्टली टैक्सेबल अलाउंस है, पहला हाउस रेंट अलाउंस, नोट कर लीजिए, हाउस रेंट अलाउंस। तो मैं इस फिगर को मिटाऊंगा। पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, देखो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, एक एम्प्लॉयर क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को ऐसा अलाउंस देता है कि जो जिस मकान में उसने किराए पे लेके मकान रहता है एम्प्लॉयर, तो उसके उस खर्चे को, उस रेंट को बियर करने के लिए आपका एम्प्लॉयर आपको अलाउंस देता है कि भाई ये अलाउंस लो और आप जो है अपने रेंट को पेड करना। या वो आपको मकान की सुविधा नहीं देता, बल्कि इसकी जगह पे आपको भत्ता दे देता है, मॉनेटरी पेमेंट्स दे देता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये कोई आपके हाउस रेंट का कंपनसेशन नहीं करता। कंपनसेशन का मतलब कि ये टोटल जितने में आपने मकान लिया है उतना देता, लेकिन ये अपने रूल्स के अकॉर्डिंग आपको हाउस रेंट अलाउंस देता है। इस हाउस रेंट अलाउंस का कितना हिस्सा टैक्सेबल होता है, कितना हिस्सा एग्जेम्प्ट होता है, यानी कि कंप्लीटली ये न तो फुली टैक्सेबल होता है, न तो फुली एग्जेम्प्ट होता है। इसका कुछ हिस्सा टैक्सेबल होता है और कुछ हिस्सा एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, ठीक है भाई। तो किस सीमा तक ये टैक्सेबल होता है और किस सीमा तक एग्जेम्प्ट होता है, हम लोग अंडर सेक्शन 10 13 ए के अकॉर्डिंग चलिए देखते हैं क्या है। देखिए इसका रूल्स होता है, लिखते हैं आप, कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, लिख लिया बेटा? इसमें पहला पहला अगर एसएसी या एम्प्लॉय, नोट कर लो, एसएसी या एम्प्लॉय लिव्ड इन ओन हाउस, अगर एसएसी या एम्प्लॉय खुद के अपने मकान में रेसिडेंट करता रहता है, ठीक है बेटा, और अपने एम्प्लॉयर से हाउस रेंट अलाउंस भी पाता है, एंड gets house rent allowance from employer। अब देखो ना, वो अपने एम्प्लॉयर से हाउस रेंट अलाउंस भी पाते हैं। दैट इज क्लियर? बोलिए।
और साथ ही साथ वो जो है अपने खुद के मकान में रहते हैं। इन दिस केस, नोट कर लीजिए, इन दिस केस द होल अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस will be taxable. That is clear? ऐसी दशा में हाउस रेंट अलाउंस का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने मकान में रहते हैं और एम्प्लॉयर से हाउस रेंट अलाउंस भी पाते हैं। ओके, चलिए ठीक है। लेकिन सेकंड केस हो सकता है कि एम्प्लॉई lived in रेंटल हाउस, एम्प्लॉई रेंटल हाउस में रहता है। ठीक है, एम्प्लॉई कहाँ रहता है? रेंटल हाउस में रहता है। ओके, इज दैट क्लियर? किराए का घर लेके रहता है और उसका एम्प्लॉय उसको हाउस रेंट अलाउंस देता है। उसका एम्प्लॉय उसे क्या देता है? हाउस रेंट अलाउंस भी देता है। तो इस हाउस रेंट अलाउंस का पार्टली टैक्सेबल बेटा होता है एंड पार्टली एग्जेम्प्ट होता है। मतलब कुछ हिस्सा टैक्सेबल होता है और कुछ हिस्सा इसका एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यूएशन किया जाता है। वैल्यूएशन अंडर सेक्शन 1013A के अकॉर्डिंग किया जाता है। लिखेंगे आप द लीस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। मतलब क्या क्या, अभी हम कुछ ऐसे नेम्स या कुछ ऐसे सेंटेंस लिखेंगे, कोई ऐसा फिगर अमाउंट का लिखेंगे कि जिसमें कुछ हिस्सा एग्जेम्प्ट होगा और कुछ हिस्सा टैक्सेबल होता है। ओके, इसमें पहला आप नोट कीजिए, एक्चुअल अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। एक्चुअल अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, दैट इज क्लियर। यानी एक्चुअल अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस आपका एम्प्लॉयर जो आपको अलाउंस देता है। सेकेंड, ये फिगर आप यहां पे नोट कर लेंगे। नोट कर लिया? अच्छा, सेकेंड इसको कहते हैं एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। या कह सकते हैं कि रेंट जितना इंप्लॉय ने पेड किया है उसमें से वेतन का 10%, 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, और थर्ड 50% ऑफ सैलरी इफ हाउस इज सिचुएटेड इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। अगर मकान आपका जहां पे आपने किराए का मकान लिया है, ये मकान अगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता में है, कहां पे है ये मकान? अगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता में है तो वेतन का कितने परसेंट? तो वेतन का 50%। और इफ सिचुएटेड इन अदर प्लेस, और किसी और स्थान पे है, गांव में है, कहीं पे भी है, तो 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी। यानी इनमें से जो सबसे कम होगा, द लीस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी एक्सेप्ट। इनमें से जो सबसे कम होगा, या इन दोनों में से कोई एक ही होगा, चाहे ये होगा चाहे ये होगा, तो इन तीनों में से बेटा जो सबसे कम होगा वो अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दैट इज क्लियर? ओके, तो फिर क्या होगा? मैं इसे मिटाऊंगा। फिर क्या होगा भाई? जब आपको एग्जेम्प्टेड मिल जाएगा तो टैक्सेबल निकालना होगा। वो टैक्सेबल कैसे निकलेगा? सबसे पहले कि अलाउंस रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट। भाई जितना अलाउंस आपको मिलता है उसमें से एग्जेम्प्टेड आप घटा दोगे, एग्जेम्प्टेड डिडक्ट कर लोगे, है कि नहीं? बताइए,
जितना अलाउंस आपको मिलता है उसमें से एग्जेम्प्टेड डिडक्ट कर लोगे तो जो बचेगा वो क्या आएगा निकल के, टैक्सेबल आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि जितना अलाउंस आपको मिलता है, अलाउंस रिसीव्ड, अगर यही अलाउंस रिसीव्ड सबसे कम हो गया, मान लो इन तीनों में कोई भी कम हो सकता है ना, सबसे विच एवर इज लेस, इन तीनों में कोई भी कम हो सकता है, तो अगर इसमें अलाउंस रिसीव ही सबसे कम हो गया, अलाउंस रिसीव इज लेस, तो ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, कोई अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। दैट इज क्लियर। बोलो बेटा, आकांक्षा राय बताइए। ये वाला छोड़ दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक पे जब आएंगे तो समझेंगे। तो ये टॉपिक आपको कंफर्म ये समझ में आया कि नहीं, हाउस रेंट अलाउंस कैसे टैक्सेबल किया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां सबसे आवश्यक बात है, मैं इसे मिटा दूं, जो बेसिक इसकी नीड है वो ये है कि हमने तीन जगह पे, एक जगह लिखा 10% ऑफ सैलरी, एक जगह लिखा 40% ऑफ सैलरी, और एक जगह मैंने लिखा 50% ऑफ सैलरी। आखिर सैलरी को इसमें ये 10%, 40% एंड 50% में किस सैलरी को कंसिडर किया जाएगा, यानी कि इस सैलरी में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिए, इसके लिए बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस अंडर द टर्म्स ऑफ employment, dearness allowance under the terms of employment, and commission on sale by fixed rate, इन तीनों का जो टोटल होगा उसी का हम 10%, 40% और 50% निकालेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज देखो, एक चीज, द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मैं दोनों चीजों को बता देता हूं। अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कब होगा, क्योंकि लास्ट क्लासेस में बताया था एक्सप्लेनेशन, फिर मैं बता देता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है। हाँ, कमीशन ऑन सेल बाई फिक्स्ड रेट, RATE, ठीक है, रेट लिखा हुआ है। तो कमीशन आपका बाई फिक्स रेट कब होगा। ओके, चलिए मैं दो चीजों का एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। पहला, डियरनेस अलाउंस अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कब माना जाता है, डियरनेस अलाउंस अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कब माना जाता है, पहले आप ये समझ लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा। पहला, व्हेन, डियरनेस अलाउंस को शॉर्ट में DA कहते हैं, क्या कहते हैं, DA इज पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी या बेसिक पे। अगर डियरनेस अलाउंस बेसिक सैलरी का पार्ट है, ठीक है, पहला कंडीशन नोट कर लीजिए, अगर डियरनेस अलाउंस बेसिक सैलरी का पार्ट है तो वो अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। नोट कर लिया सब लोगों ने। सेकेंड, व्हेन डियरनेस पे वर्ड गिवन, अगर डियरनेस अलाउंस की जगह डियरनेस पे वर्ड दिया हो, दैट इज क्लियर। चलिए, और थर्ड, इफ सम amount of DA includes for retirement benefits या contributes for
रिटायरमेंट बेनिफिट्स। नहीं समझे इस पार्ट्स को, मैं समझा देता हूं कि देखो एक एम्प्लॉय जब सर्विस में होता है, कहाँ होता है बेटा, जब एक एम्प्लॉय सर्विस में होता है तो उसका एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड बना देता है। क्या बना देता है? प्रोविडेंट फंड बनाता है। ओके, और ये एम्प्लॉय का मान लो सैलरी है और ये एम्प्लॉय का डीए है। ठीक है, बोलिए समझ में आया ना? तो सैलरी से कुछ हिस्सा कट के इसमें जमा होता है पीएफ में। पीएफ में या कोई भी ऐसा रिटायरमेंट फंड बनाता है जो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है। ठीक है, तो अगर केवल सैलरी से कट के यदि जमा होता है आपके, तो डीए अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। लेकिन अगर डीए का भी कुछ पैसा कट के यहां जमा होता है तो डीए क्या होता है? इफ सम अमाउंट ऑफ डीए इंक्लूड्स फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। दैट इज क्लियर? तो ऐसे टाइम पे डीए अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। ओके, इनकम टैक्स में तो बहुत छोटी छोटी बात पे ध्यान रखना होगा, ये कोई डाउट ही नहीं है। और देखो साफ साफ बात है कि इनकम टैक्स का यदि एक भी लेक्चर आपका छूट गया तो फिर आगे क्लासेस नहीं समझ में आएंगी, रूल्स आपको फिर से स्टडी करना होगा। तो ये चीज आप ध्यान दें, ये हमेशा ध्यान दें। ओके, तो अब देखो प्रोविडेंट फंड में आपने क्या किया, इसको प्रोविडेंट फंड में आपने सैलरी का भी हिस्सा, डीए का भी हिस्सा, वो क्वेश्चन में लिखेगा बेटा कि उसका डीए का भी कुछ अमाउंट रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए डिपॉजिट होता है या कॉन्ट्रीब्यूट्स होता है। ये एग्जाम सॉरी ये प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल में लिखेगा, आपको अपने पास से नहीं देखना। या इसमें देखना है कि डीए अगर लिखेगा डीए इज पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी, या व्हेन डियरनेस पे वर्ड गिवन, या इफ सम अमाउंट ऑफ डीए इंक्लूड्स retirement benefit, that in case dearness allowance will be under the terms of employment। नोट कर लिया? चलो ठीक है। अब देखो ये मैं मिटा दूं। अब ऐसा भी कह सकता है ना कि डीए इज अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऐसा भी कह सकता है। क्यों? डीए क्या है? अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ऐसा भी बोल सकता है ना? बोलिए। तो ये आपके 4 टर्म्स मैंने बता दिया कि कब डीए अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। और हम समझते हैं कि यदि ये कंफर्म नहीं होता कि डीए अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कब है, तो ध्यान दीजिएगा सैलरी के अंदर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, सैलरी के अंदर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये थोड़ा सा ध्यान दे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमीशन। देखो कमीशन भी बहुत फंसाता है आपको, और कभी कभी स्टूडेंट्स तो ये नहीं समझ पाते कि ये कमीशन फिक्स है या कमीशन फिक्स नहीं है। दैट इज क्लियर? बोलो। तो ऐसे टाइम पे कमीशन देखो, जब कमीशन टर्न ओवर दिया हो और रेट ऑफ कमीशन दिया हो, जैसे कहे कि जो टर्नओवर था वो 10 लाख का था और कमीशन एट द रेट ऑफ 10% था, तो अब ये इसमें बताने की आवश्यकता है क्या, ये कमीशन क्या है? फिक्स है? बोलो, कमीशन क्या है? फिक्स है। अगर लिख दे कि एट द रेट ऑफ 10% कमीशन रिसीव्ड ₹10,000, अगर ये लिख दे तो अब एक बात बताओ बेटा, ये 10% क्या है? फिक्स है ना? तो ये कमीशन हम लोग हाउस रेंट अलाउंस निकालते समय कंसीडर कर लेंगे। हाउस रेंट निकालते समय इसको क्या कर लेंगे? कंसीडर कर लेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स ये परेशान होता है, अगर ऐसे लिख देता है कमीशन, सिंपली लिख देता है कमीशन 10,000, तो ध्यान दो ये किस बात का कमीशन है? ये पता नहीं कौन सा कमीशन है, ये टर्नओवर पर है कि नहीं है, क्योंकि डियरनेस हाउस रेंट अलाउंस निकालते समय
कमीशन ऑन सेल होना चाहिए, वो भी फिक्स होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो अगर ये सिंपल कमीशन लिखा है तो हम इसको नहीं कंसीडर करेंगे वहां पे। ठीक है, तो आई होप कि ये टर्म्स आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि कब डियरनेस अलाउंस अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है और कौन सा कमीशन यहाँ कंसीडर किया जाएगा। और बाकी बेसिक सैलरी तो हर क्वेश्चन के पीछे दिया होता है, बाकी सैलरी में दिया होता है कि बेसिक सैलरी है। तो ये जो 10% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी एंड 50% ऑफ सैलरी निकालते समय हम बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस एंड कमीशन ऑन सेल बाय फिक्स रेट ये लेंगे। और डियरनेस अलाउंस कब, जब अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा तब उसको कंसिडर किया जाएगा। ओके, चलिए तो इसके पीछे एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाए तब आपकी समझ में आएगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, लिखिए Mr. X provides following information regard his income from salary. Calculate taxable income for assessment year 2020 and 21। ठीक है, लिख लिया आपने? लिखेंगे आप बेसिक सैलरी 15,000 पर मंथ, DA at the rate of 10% of basic salary, commission 10,000, house rent allowance 3,000 per month, employee lived in a rental house for 2,000 या 2,500 per month in Agra. Calculate taxable HRA also. नोट कर लिया बेटा सब लोगों ने? बोलिए, एनी डाउट? टैक्सेबल HRA आल्सो मतलब हाउस रेंट अलाउंस को भी कैलकुलेट कीजिए और सैलरी इनकम को भी कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। अब यहां पे हम लोग लिखते हैं, सॉल्यूशन किया जाए तो लिखते हैं बेटा कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। सुनिए, देखो ना, हम लोगों को क्या देखना है यहाँ कि टैक्सेबल अमाउंट आपको HRA का भी निकालना है और सैलरी का भी निकालना है। तो देखो बहुत साफ है, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। ये चीज हम यहां पे लिख लेते हैं। दैट इज क्लियर। अब देखो, सबसे पहले मैंने बताया कि बेसिक सैलरी आपका फुली टैक्सेबल होता है, 15,000 रुपये महीना है तो एक महीने का 1,80,000। DA ध्यान देना, DA यहां अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है DA, तो DA पहली बात तो फुली टैक्सेबल करना है आपको। तो DA फुली टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%, तो 18,000। कमीशन 10,000 फुली टैक्सेबल होता है, मैंने बताया आपको। हाउस रेंट अलाउंस की बात आती है, हाउस रेंट अलाउंस की, तो इसका वैल्यूएशन वर्किंग नोट में जाके इसका वैल्यूएशन किया जाएगा
लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, क्या टैक्सेबल पार्ट। तो लिखेंगे आप द लीस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। पहला क्या, एक्चुअल अमाउंट ऑफ HIV। अभी अभी क्लासेस में मैंने आपको बताया एक्चुअल अमाउंट ऑफ HIV कितना मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस 3,000 रुपये पर मंथ, यानी 3,000 इंटू 12 36,000 आपको HIV मिलता है। सेकंड क्या है, आपने लिखा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट कितना पेड किया, ये देखो 2,500 रुपये मंथली। तो 2,500 रुपये मंथली यानी कि एक साल का आपने 30,000 रेंट पेड किया और 10% ऑफ सैलरी। मैं यहाँ पे ये स्टूडेंट्स आके यहाँ पे फंसता है कि 10% ऑफ सैलरी में लेंगे क्या क्या। तो भाई देखो DA अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कमीशन फिक्स नहीं है, तो केवल 1,80,000 यानी कि 18,000, यानी कि डियर ये 12,000 आपका डिडक्ट हो जाएगा। थर्ड, मकान आगरा में स्थित है, आगरा में आपका मकान है, तो 40% ऑफ सैलरी, तो 1,80,000 का 40% आपका आएगा 72,000। इन तीनों में सबसे कम क्या है, तो आप पाएंगे कि ये 12,000 सबसे कम है। तो टैक्सेबल क्या होगा, आपको टैक्सेबल निकालने के लिए मिलता कितना है, आपको अलाउंस 36,000 और 12,000 एग्जेम्प्ट हो गया, तो 24,000 HIV टैक्सेबल निकल के आता है। तो आप यहां लिखेंगे टैक्सेबल HIV, टैक्सेबल लिखने की आवश्यकता नहीं है, 24,000। डियर ये आपका 1,80,000 प्लस 18,000 प्लस 10,000 प्लस 24,000, ये आपका 2,32,000 रुपये निकल के आता है, 2,32,000। और देखो इसके बाद लेस जो आपके इस हेड में डिडक्शन मिलने वाले हैं, तो अभी डिडक्शंस के विषय में आपकी क्लासेस में बातें नहीं हुई है, लेकिन चूंकि टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी कहा है, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 50,000 डिटरमाइन किया है, तो 1,82,000 ये आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी निकल के आता है। तो सो डियर हम समझते हैं कि आपको ये इनकम फ्रॉम सैलरी का हाउस रेंट अलाउंस निकालने के लिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लासेस में और आपको हाउस रेंट अलाउंस के और ढेर सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल के साथ। ओके, तो आज की क्लास के लिए थैंक यू।